डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th और कंप्यूटर सीखने की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4। चलिए देखते हैं। चैप्टर 4 है ऑपरेटर इन जावा। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले हम लोग बात करते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो आपने जैसे सुना होगा टेलीफोन ऑपरेटर होते हैं, केबल ऑपरेटर होते हैं। आप कई जगह रियल वर्ल्ड में जाते हैं, बहुत सारे ऑपरेटर आपको देखते हैं, डीजे ऑपरेटर है। तो कोई भी पर्सन जो किसी चीज़ को ऑपरेट कर रहा है वो ऑपरेटर कहलाता है, और जिस चीज़ पे वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है वो ऑपरेंड कहलाती है। आइए इसे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक ही आपका है ऑपरेटर। तो देखिए ऑपरेटर क्या होते हैं। ऑपरेटर इट इज़ एन स्पेशल सिंबल यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन। ऐसे कुछ स्पेशल सिंबल जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उन्हें हम ऑपरेटर कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, इसे एस्ट्रिक बोलते हैं। तो इन सिंबल्स को आप किसी ना किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं और यही क्या कहलाते हैं, ऑपरेटर कहलाते हैं। जैसे एक एक्सप्रेशन मैंने लिया a प्लस बी, तो प्लस इज़ अ ऑपरेटर ए एंड बी जिन पे ऑपरेशन ये परफॉर्म कर रहा है, और ये कौन सा ऑपरेशन है, एडिशन ऑपरेशन। जिन पे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है वो क्या कहलाएंगे, ऑपरेंड कहलाएंगे। आफ्टर दैट आपके कैटेगराइजेशन की बात करते हैं। ऑपरेटर कितने कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं और कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं। तो ऑपरेटर को आप दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक है नेचर वाइज, मतलब उनके ऑपरेशंस के तरीके से, जिस तरीके से वो ऑपरेशन करते हैं उस पर वो कितने तरह के हो सकते हैं। ऊपर से ऑपरेंड वाइज, मतलब नंबर ऑफ ऑपरेंड के बेसिस पे। जैसे ये 2 ऑपरेंड इसमें दिए हुए हैं, तो वो कौन से ऑपरेटर है जो 2 ऑपरेंड पर काम करते हैं, वो कौन से ऑपरेटर है जो 1 ऑपरेंड पर काम करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ऑपरेंट वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं। तो नेचर वाइज कैटेगराइजेशन है, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, जो आप जनरल लाइफ में यूज़ करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर हो गए, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। ये इक्वल टू का निशान होता है। डबल इक्वल टू के यूज़ होता है जावा में, इक्वलिटी ऑपरेटर। हाँ, और ऐसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। तो टोटल 6 रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं आपके जावा के अंदर। लॉजिकल ऑपरेटर है, इसके अंदर एंड, जो डबल एम्परसेंट, और जो डबल बार से रिप्रेजेंट होता है। बिटवाइज ऑपरेटर है, हालांकि आपके सिलेबस में अभी है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग समझेंगे। बिटवाइज में भी एंड ऑपरेटर होता है और ऑपरेटर होता है। डिटेल में जाएंगे, आप चिंता ना करें। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेंड वाइज 3 पार्ट में कैटेगराइज होते हैं, यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। ऐसे ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड पर वर्क करते हैं, इट मीन्स द ऑपरेटर विच परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन अ सिंगल ऑपरेंड। ऐसे ऑपरेटर को क्या बोले जाते हैं, यूनरी ऑपरेटर। जैसे -7, तो -7 यू कैन सी दैट माइनस इज रिप्रेजेंटिंग दैट द नंबर इज नेगेटिव, दैट इज़ कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर। बाइनरी में आपके आते हैं जो 2 ऑपरेटर पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, 2 ऑपरेंड पे, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई। तो दीज काइंड्स ऑफ ऑपरेटर आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर विच परफॉर्म ऑपरेशन ऑन 2 ऑपरेंड्स, जैसे a प्लस बी। तो यहाँ पे इस प्लस को 2 ऑपरेंड चाहिए, अदरवाइज ये मीनिंगलेस हो जाएगा। टर्नरी होते हैं दैट कैन परफॉर्म ऑपरेशन ऑन 3 ऑपरेंड्स। कितने ऑपरेंड्स, 3 ऑपरेंड्स। और 3 ऑपरेंड इसमें जो टर्नरी होता है वो होता है क्वेश्चन मार्क और कोलन। इसे बोलते हैं इफ एल्स ऑपरेटर। तो ये कैटेगराइजेशन हम लोगों ने पढ़ा आपके ऑपरेटर्स का। इसके बाद आपको समझाए गए हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर को समझना इतना मुश्किल नहीं, आप लोगों ने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन जो ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं। बॉडमास ये फॉलो करते हैं, जैसे ये आपको दिया हुआ है ब्रैकेट्स
डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलस, प्लस और सब्ट्रैक्शन। तो इस तरीके से ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ये इनका सीक्वेंस होता है, प्रायोरिटी होती है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर को सीखना कोई इतना मुश्किल नहीं, ये आप बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं। जहाँ आपको पता है प्लस का ये होता है एडिशन, a plus b will give you a 30 when the value of a is 10 and b is 20। तो यहाँ दे रखा है a 10 b 20, तो 30 हो गया। माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। मॉडुलस के लिए आप समझ लीजिए कि अगर आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, जैसे डिवीज़न के बाद जो रिमाइंडर बचता है ये ऑपरेटर आपको वो रिटर्न करता है। जैसे डिवाइड b डिवाइड a, तो 20 डिवाइड a, तो 20 हो गया b और a हो गया 10। तो अगर आप डिवाइड कर देंगे रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ये प्लस प्लस ऑपरेटर की। देखिए बेटा, प्लस प्लस ऑपरेटर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा आगे की तरफ समझेंगे हम इस ऑपरेटर को। जैसे ये आ गया आपका इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट क्या होते हैं, दीज आर यूनरी ऑपरेटर्स। ये भी यूनरी ऑपरेटर में आते हैं और इनका रिप्रेजेंटेशन होता है प्लस प्लस और माइनस माइनस। चलिए इसे थोड़ा समझते हैं हम लोग। देखिए हम सीखेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। देखिए बेटा, इंक्रीमेंट जो होता है इसे मैं INC से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इंक्रीमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं प्लस प्लस मतलब डबल प्लस से, और डिक्रीमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं डबल माइनस से। आप देख पा रहे होंगे कि इंक्रीमेंट प्लस प्लस और डिक्रीमेंट माइनस माइनस। और बेटा इनका जो मतलब होता है वो ये होता है कि प्लस प्लस का मतलब होता है इंक्रीज द वैल्यू बाय 1। इसका सीधा मतलब होता है प्लस प्लस का कि जिस भी ऑपरेंड के साथ इसे अटैच किया गया है उसमें एक की क्या कर दे, वृद्धि कर दे। और माइनस का मतलब होता है डिक्रीज द वैल्यू बाय 1, और इसे डिक्रीज कर दे 1 से। अब इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट दोनों दो तरह से होते हैं, मतलब दो टाइप के होते हैं। एक कहलाते हैं प्री और एक कहलाते हैं पोस्ट। इसका मतलब प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट या प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट की पहचान कैसे करते हैं, जैसे कोई ऑपरेंड है ए, यूनरी है इसलिए सिंगल ऑपरेंड पर वर्क करेगा। मान लो कोई ए ऑपरेंड है हमारे पास, तो यदि इसके आगे ये प्लस प्लस लगे हुए हैं तो इसे बोलेंगे प्री इंक्रीमेंट। अगर ए प्लस प्लस इसके बाद लगे हुए हैं तो इसे क्या बोलेंगे, पोस्ट इंक्रीमेंट। अगर माइनस माइनस लगा हुआ है ए के आगे तो इसे बोलेंगे क्या, प्री डिक्रीमेंट। और अगर ए के बाद लगे हुए हैं तो इसे बोलेंगे पोस्ट डिक्रीमेंट। देखिए अगर आगे लगे हुए हैं तो प्री, पीछे लगे हुए हैं तो पोस्ट। अगर आगे प्लस प्लस लगा हुआ है तो इंक्रीमेंट हो गया, और पीछे लगा हुआ है तो पोस्ट इंक्रीमेंट। ऐसी प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। आई होप कि आप समझेंगे। अब हम समझेंगे इनका रूल्स क्या होते हैं, तो कुछ रूल्स हम पढ़ लेते हैं। बेटा अगर प्री इंक्री या प्री डिक्री आपको फाइंड आउट होता है, मतलब प्री लगा होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के आगे, तो उसका जो रूल होता है वो होता है फर्स्ट अपडेट द वैल्यू देन परफॉर्म
ऑपरेशन। और पोस्ट इंक्री और डिक्री का क्या होता है रूल, वो होता है फर्स्ट यूज द वैल्यू in operation, then increase or decrease the value बाय वन। देखिए बाय वन मतलब इंक्रीमेंट तो एक या वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो होना है वो तो वन का ही होना है। तो प्री में बस ये होता है कि प्री में जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है वो पहले हो जाता है और तब वैल्यू यूज़ की जाती है ऑपरेशन में, और पोस्ट में पहले वैल्यू यूज़ कर ली जाती है और तब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। आप समझने की कोशिश करेंगे थ्रू एग्जांपल। सपोज वी हैव राइट प्लस प्लस ए एंड द वैल्यू ऑफ ए इज 16। हाँ, तो बिकॉज हाउ कैन वी रिकग्नाइज इट, बताइए ये कौन सा इंक्रीमेंट है, ये है प्री क्योंकि आगे लगे हैं, और प्लस प्लस है इसलिए क्या है इंक्रीमेंट। तो प्री इंक्रीमेंट हो गया। और प्री इंक्रीमेंट का रूल क्या है, प्री इंक्रीमेंट का रूल है फर्स्ट अपडेट द वैल्यू एंड देन परफॉर्म ऑपरेशन। तो पहले हम वैल्यू चेंज करेंगे। तो वैल्यू कितनी हो गई, +1 है क्योंकि इंक्रीमेंट है, तो 16 + 1 कितना हो गया 17। तो नई वैल्यू जो है वो 17 है। और अब 17 क्योंकि कोई ऑपरेशन है नहीं, केवल प्लस प्लस ए है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17 हो जाएगी। समझे? ऐसे ही अगर होता ए प्लस प्लस और ए की वैल्यू इनिशियली कितनी है 16, तो ये कौन सा है, ये है पोस्ट इंक्रीमेंट। और अब पोस्ट पहले वैल्यू यूज़ होगी तो ए की वैल्यू कितनी रहेगी 16 यूज़ हो जाएगी पहले, और फिर वैल्यू कितनी हो जाएगी 17। चलिए एक एग्जांपल से और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बोला a = है 16 और एक ऑपरेशन हम लिखते हैं c = a × 2। हाँ, तो c = a × 2, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, सॉरी इधर हम मान लेते हैं यहाँ है प्लस प्लस ए, तो प्लस प्लस a × 2। तो सबसे पहले प्लस प्लस ए, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो कैसा है ये पहचानिए, ये है प्री इंक्रीमेंट। तो सबसे पहले वैल्यू अपडेट होगी, तो 16 की जगह वैल्यू क्या हो गई 17। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी मानेंगे 70। तो 17 × 2 कितना होता है 34। अब यदि यही ऑपरेशन a = 16 होता और हमारे पास ऑपरेशन होता c = a ++ × 2, अब कितना आंसर आएगा। तो सबसे पहले देखिए हम पहचानेंगे कौन सा है, ये है पोस्ट इंक्रीमेंट। तो फर्स्ट वैल्यू को हम लोग यूज़ करेंगे। तो a की वैल्यू कितनी है 16, तो 16 × 2 वैल्यू यूज़ हो गई, और अब इसे अपडेट कर देंगे, वैल्यू कितनी हो जाएगी 17। तो 16 × 2 आंसर कितना आया 32। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, मतलब इंक्रीमेंट पोस्ट एंड इंक्रीमेंट प्री। तो प्री में वैल्यू पहले अपडेट होती है एंड देन यूज़ होती है ऑपरेशन में, यहाँ वैल्यू पहले यूज़ होती है और फिर अपडेट होती है। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल नंबर 3 एंड here we take the example a ++ minus b -− plus a -। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने एक ऑपरेशन लिया है a b और a, हमारे पास दो ऑपरेंड है इसमें a b, और a की इनिशियल वैल्यू 10 ले लेते हैं और b की इनिशियल वैल्यू 12। ठीक, अब समझने की कोशिश करते हैं। a ++, तो लेफ़्ट टू राइट स्टार्ट करेंगे हम ऑपरेशन को सॉल्व करना। तो a ++, तो a की वैल्यू कितनी है इनिशियली 10। कौन सा इंक्रीमेंट है ये पीछे लगा हुआ है इस वजह से पोस्ट, और प्लस प्लस है तो इंक्रीमेंट। तो a ++, तो पोस्ट का रूल क्या बताया था हमने, फर्स्ट यूज़ द वैल्यू देन अपडेट द वैल्यू। तो वी विल यूज़ द वैल्यू ऑफ a इज़ 10
एंड आफ्टर यूजिंग इट वैल्यू वी विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ए। 10 की जगह कितना हो जाएगा 11 हो गया, क्योंकि एक इसमें इंक्रीज हो जाएगी वैल्यू क्योंकि प्लस प्लस है। आफ्टर दैट माइनस दिया हुआ है, फिर b माइनस माइनस, पहचानिए क्या है ये है पीछे लगा हुआ है पोस्ट, और माइनस माइनस लगा हुआ है देखिए, और माइनस माइनस लगा हुआ है इसलिए क्या है डिक्रीमेंट। तो ये हो गया पोस्ट डिक्रीमेंट। और पोस्ट का रूल वही होता है, फर्स्ट यूज़ द वैल्यू एंड देन अपडेट द वैल्यू। तो यूज़ b कितना है, b है 12, तो 12 को हम यूज़ करेंगे पहले, और अब माइनस माइनस, अब वैल्यू अपडेट की जाएगी, और माइनस माइनस कितना हो गया 11। समझ में आई बात। और 11 होने के बाद हम फिर यहाँ आए, फिर है प्लस, और फिर से a यूज़ हो रहा है। तो a की जो भी प्रीवियस वैल्यू थी, a की प्रीवियस वैल्यू कितनी है 11, और ये क्या है, ये है पोस्ट डिक्रीमेंट। तो घटेगा 1, लेकिन पहले वैल्यू यूज़ करेंगे। तो a की वैल्यू कितनी है 11, और अब a की वैल्यू कितनी रह जाएगी 10। तो आप समझ पा रहे होंगे कि पोस्ट में पहले हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू यूज़ करते हैं, और तब हम क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 10 माइनस 12 कितना बचा, -2 प्लस 11, और अब कितना बचा 9। तो 9 इज़ द आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो दिस वे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर वर्क्स। तो यू हैव टू गो थ्रू द रूल्स to understand the concept of increment and decrement. Increment stands for increase the value by 1, decrement stands for decrease the value by 1, and there are two types, pre and post. अगर आगे लगे हैं तो प्री, पीछे लगे हैं तो पोस्ट, प्लस प्लस लगे हैं तो इंक्रीमेंट, माइनस माइनस लगे हैं तो डिक्रीमेंट। रूल्स प्री इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो फर्स्ट अपडेट द वैल्यू एंड देन परफॉर्म ऑपरेशन। और पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फर्स्ट यूज़ द वैल्यू एंड देन इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू बाय 1। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल को समझाने को, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। चलिए अब अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग, रिलेशनल ऑपरेटर। तो नेक्स्ट हमारे जो अर्थमेटिक के बाद आते हैं वो रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर कौन से होते हैं, दैट कैन सेट अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑपरेंड। जैसे अगर हम देखें इन 6 ऑपरेटर्स हैं हमारे पास टोटल, जैसे जावा में टोटल 6 रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। आप जानते भी हैं, मैथ में आपने पढ़ा भी होगा, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ डबल इक्वल टू यूज़ होता है, आप इसे इक्वल बोलते हैं, या असाइनमेंट ऑपरेटर होता है अगर इसे छुपा लिया जाए। लेकिन 2 असाइनमेंट ऑपरेटर मिलके क्या बनाते हैं, इक्वलिटी ऑपरेटर, और ये कहलाता है नॉट इक्वल टू, मतलब बराबर नहीं है। तो इनके मीनिंग यही है, इज़ लेस देन आप जानते हैं, और आप देख भी सकते हैं यूज़ हो रहा है ए लेस देन बी। इसका मतलब है ए और बी में क्या संबंध है, ए इज़ लेस देन बी, ए लेस देन इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी मतलब ए बी के बराबर है, और ए नॉट इक्वल टू बी मतलब ए बी के बराबर नहीं है। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे उन्होंने ए और बी की वैल्यू भी मान लिया, ए 10 है, बी 5। तो इफ़ 10 इज़ लेस देन बी तो आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। हमेशा याद रखिए जब भी आपको रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करते हैं आउटपुट हमेशा आपका आता है बूलियन। बूलियन मतलब 2 ही स्टेट होती है, तो ट्रू या फॉल्स। तो 10 इज़ लेस देन 5 फॉल्स हो गया, 10 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 फिर फॉल्स, तो 10 इज़ ग्रेटर देन बी, अब बताइए क्या होगा, ट्रू। 10 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बिल्कुल ट्रू। 10 इज़ इक्वल टू बी मतलब 5 तो फॉल्स, और 10 इज़ नॉट इक्वल टू 5 तो बिल्कुल बराबर नहीं है, इस वजह से क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो आफ्टर रिलेशनल ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं। देखिए लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं वो कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं। दीज वर्क्स ऑन द कंडीशंस। सपोज करिए आपके पास 2 कंडीशन है, ए लेस देन बी और ए लेस देन इक्वल टू बी। तो इन दोनों कंडीशंस को आपस में कनेक्ट करने के लिए, इन दोनों कंडीशन को आपस में जॉइन कराने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, लॉजिकल ऑपरेटर। जैसे आप लोग इंग्लिश में सेंटेंस पढ़ते हैं, ही इज़ अ बॉय एंड ही इज़ गोइंग टू
market. तो when you connect these two statement you need a connector like and. जैसे he is a boy and he is going to market, तो and is the connector which join two sentences. ऐसे ही जब दो कंडीशन को आपस में जोड़ना होता है तो आप लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं. तो लॉजिकल ऑपरेटर्स कॉम्बिनेशन ऑफ बूलियंस ट्रू फॉल्स वैल्यूज़ विद इन अ प्रोग्राम. और ये कौन कौन से होते हैं हमने पहले भी बात की थी. एंड, ये एंड का सिंबल है जैसे मैंने आपको बताया. और नॉट. आइए पढ़ते हैं इनके बारे में. देखिए लॉजिकल एंड क्या बोलता है. द लॉजिकल ऑपरेटर इवेल्युएट द रिजल्टिंग एक्सप्रेशन एज ट्रू. मतलब एंड ऑपरेटर आपको ट्रू देगा केवल किस कंडीशन में. इफ़ बोथ द कंडीशंस आर ट्रू, मतलब जो दो कंडीशन कनेक्ट की जा रही हैं वो दोनों क्या हो, ट्रू हों. जैसे a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 10 और c इक्वल्स टू 10. तो उन्होंने दो कंडीशन बनाई. a इक्वल टू b, मतलब क्या, मतलब a बराबर है b के. एंड a इक्वल टू c. तो इसका मतलब ये है कि a b के बराबर है एंड a c के बराबर है. तो दोनों कंडीशन क्या ट्रू हैं. तो देखिए a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 10, तो a बराबर 10 कंडीशन ट्रू. और a की वैल्यू 10 और c की वैल्यू भी कितनी है 10. तो 10 बराबर 10 कितना हो गया, ट्रू. तो यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू हैं. दैट्स वाई द रिजल्ट इन द ट्रू बिकॉज बोथ एक्सप्रेशन आर ट्रू. क्योंकि दोनों एक्सप्रेशन क्या है, ट्रू. लॉजिकल में क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स में इवेल्युएट टू ट्रू, मतलब लॉजिकल ऑपरेटर आपको ट्रू कब देगा, मतलब कब ये आउटपुट देगा आपको ट्रू. इफ़ आइदर ऑफ द टू एक्सप्रेशन इज़ ट्रू, या तो दोनों एक्सप्रेशन ट्रू हों जैसे एंड में होते हैं, और या फिर उनमें से कोई एक ट्रू. कोई भी एक अगर ट्रू होगा तो आपको क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा आउटपुट. जैसे a 10, b 10 और c कितना लिया है 5. तो a 10, b 10, तो 10 बराबर 10. ये कंडीशन क्या हो गई, ये कंडीशन हो गई ट्रू. ये और का सिंबल लगाया और ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, क्योंकि 10 बराबर किसके नहीं है, 5 के. तो ट्रू और फॉल्स, तो एक कंडीशन तो ट्रू है, इस वजह से इसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा. ठीक है. तो तीसरा हमारा है लॉजिकल नॉट. देखिए लॉजिकल नॉट जो है वो एक यूनरी ऑपरेटर है. ये सिंगल ऑपरेंड पर वर्क करता है. अगर किसी भी कंडीशन के आउटपुट को रिवर्ट करना है तो आप नॉट का इस्तेमाल करते हैं. देखिए बोल भी रहा है, द ऑपरेटर इज़ अ यूनरी ऑपरेटर एंड नेगेट्स और रिवर्स द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन. इफ़ द एक्सप्रेशन इज़ ट्रू द नॉट ऑपरेटर रिटर्न्स नेगेटिव वैल्यू. जैसे a 3 एंड b 7. तो a इज़ नॉट इक्वल टू b इज़ द एक्सप्रेशन और उसके आगे क्या लगाया गया है, नॉट. ये यूनरी है, इस वजह सिंगल ऑपरेंड पर वर्क कर रहा है. ये एक सिंगल ऑपरेंड हो गया कंबाइंड. तो a नॉट इक्वल टू b, क्या रिजल्ट लौटाएगा आपको, 3 इज़ नॉट इक्वल टू 7. तो कंडीशन क्या है, ट्रू. लेकिन क्योंकि इसके आगे नॉट लगा हुआ है तो इसे रिवर्ट कर देगा. तो आंसर क्या आएगा आपका, फॉल्स. देखिए दिस return a value false since a not equal to b. Evaluate a value true and the final expression convert it to true. मतलब इसका आंसर तो ट्रू था लेकिन इसने इसे क्या बना दिया, फॉल्स बना दिया. एग्जाम्पल 2 भी दिया है, a ग्रेटर दैन b. तो a कितना है 3 और b कितना है 7. तो 3 इज़ ग्रेटर दैन 7, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स. लेकिन ये आपको क्या लौटाएगा आउटपुट, ट्रू, क्योंकि इसे क्या कर देगा, रिवर्ट कर देगा. देखिए अब हम लोग नेचर वाइज तो पढ़ चुके हैं. अर्थमेटिक हमने देख लिया, रिलेशनल हमने समझ लिए, लॉजिकल हमने समझ लिया. अब इन्हीं ऑपरेटर्स को डिवाइड कर दिया जाता है नंबर ऑफ़ ऑपरेंड के बेसिस पे. और नंबर ऑफ़ ऑपरेंड के बेसिस पे मतलब मैंने आपको बताया था ऐसे ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड पर ऑपरेशन परफॉर्म करें वो यूनरी हैं. जैसे नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया. इसके अलावा अभी आपने प्लस प्लस पढ़ा, माइनस माइनस, मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. हाँ, बाइनरी ऑपरेटर. इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा आपने, नॉट. तो ये भी क्या है, यूनरी है, क्योंकि ये सिंगल ऑपरेंड पर वर्क करता है. बाइनरी ऐसे ऑपरेटर डबल पे करते हैं, प्लस माइनस. अर्थमेटिक तो हो ही गए. उसके अलावा लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, तो ये सब भी कैसे हैं. और जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर है, ग्रेटर देन, लेस देन,
लेस देन इक्वल टू, सब में 2 ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वो कैसे है, बाइनरी ऑपरेटर। अब बात करते हैं टर्नरी की। हमें समझना है टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं। इसे आप इफ एल्स ऑपरेटर भी कहते हैं। तो इसे हम थोड़ा एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। और अब हम ध्यान देंगे टर्नरी ऑपरेटर को। देखिए टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं, ये कंडीशनल ऑपरेटर होता है, आल्सो कॉल्ड कंडीशनल असाइनमेंट, और इसे शॉर्ट में आप इफ एल्स ऑपरेटर भी बोल देते हैं। इफ एल्स ऑपरेटर बोलने के कारण ये है क्योंकि इसमें जो पार्ट होते हैं वो कंडीशन, इफ पार्ट और एल्स पार्ट पर वर्क करते हैं। देखिए जैसे इसका सिंटेक्स है, तो कंडीशनल ऑपरेटर का सिंटेक्स कैसे होता है, फर्स्ट कंडीशनल, तो ये जो सिंटेक्स हमें कंडीशनल एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, यहाँ कोई भी कंडीशन आती है जो कि रिलेशनल ऑपरेटर से कंबाइंड होकर बनती है। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बाद आता है इफ पार्ट, मतलब अगर वो ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा और ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो क्वेश्चन मार्क वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा और कोलन वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। जैसे एग्जांपल आपको दिया है, मैक्स इक्वल्स टू ए ग्रेटर देन बी, क्वेश्चन मार्क ए एंड कोलन बी सेमी कोलन। तो ये स्टेटमेंट दिया हुआ जावा स्टेटमेंट है, जहाँ मैक्स में वैल्यू आनी है, या तो ए आएगी या बी, दोनों में से कोई एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। वो किस पर डिपेंड करेगा, कंडीशन में। तो मैक्स के अंदर या तो ए आएगा या बी आएगा। तो देखते हैं, सपोज करिए अगर ए की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है आपको, 10 दे रखी है, और बी की वैल्यू दे रखी है 20। तो 10 ग्रेटर देन 20, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो फॉल्स हो जाएगी तो कोलन वाला पार्ट बी चला जाएगा किसके अंदर, मैक्स के अंदर, और मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी। और यदि ए ग्रेटर देन बी, सपोज करो अगर ए की वैल्यू 20 और बी की वैल्यू कितनी हो 10, तो 20 ग्रेटर देन 10, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। तो ट्रू होने का मतलब ए जो है वो चला जाएगा मैक्स के अंदर, और मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यही इसने यहाँ एक्सप्लेनिंग करके बताया है। अगर आप इसे इफ एल्स ऑपरेटर में लिखें तो ये इसी एक्सप्रेशन को आप ऐसे लिखेंगे, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई, ए, और एल्स मैक्स इक्वल्स टू बी। एक एग्जांपल मैं आपको देके बता देता हूँ। देखिए सपोज करिए अगर a इक्वल्स टू 15 है और b इक्वल्स टू 17 है, और हमने क्या करना है, हमने एक एक्सप्रेशन लिखा, मैक्स इक्वल्स टू a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू b, क्वेश्चन मार्क। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो a इक्वल्स मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाए, और ये चला जाए किसके अंदर, मैक्स के अंदर। समझ में आ रही है बात? और कोलन b मल्टीप्लाई बाय 2 और सेमी कोलन। अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो एग्जीक्यूट होने के कारण इसका आउटपुट क्या आएगा मैक्स का। देखिए a की वैल्यू कितनी है, 15, b की वैल्यू कितनी है, 17। तो 15 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 17, कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन का आउटपुट आया फॉल्स, और फॉल्स आया तो क्वेश्चन मार्क वाला तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, कहाँ जाएंगे, कोलन वाले पार्ट पे। तो b की वैल्यू कितनी है, 17, 17 इंटू 2 कितना होगा, 34, और 34 किसके अंदर चला जाएगा, मैक्स। तो मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 34। और अगर a की वैल्यू इसी एक्सप्रेशन में, सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, अगर a की वैल्यू होती 10 और b की वैल्यू कितनी होती 5, तो यहाँ एक्सप्रेशन क्या होता है, a ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो जाती, और ट्रू होने पे क्वेश्चन मार्क वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता, और a की वैल्यू 10 है, 10 इंटू 2 कितना होता, 20, और 20 किसके अंदर चला जाता, मैक्स के अंदर। तो मैक्स की वैल्यू कितनी आती, 20। तो दैट इज़ कॉल्ड इफ एल्स ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर, जहाँ इसके 3 पार्ट हैं, जहाँ पे ये पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3, तो 3 ऑपरेंड वर्क कर रहे हैं, और इसी वजह से इसे क्या बोल देते हैं, टर्नरी ऑपरेटर बोल देते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, और इस चैप्टर की सेकंड वीडियो हम लोग अभी अपलोड करेंगे, बनाएंगे आपके लिए। तो आई होप कि आपकी समझ में आया हो। तो वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल। डियर स्टूडेंट्स,
क्लास 9 कंप्यूटर सीखने की सीरीज़ में ये चैप्टर 4 पार्ट 2, जहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमने पिछली बार पढ़े थे टर्नरी ऑपरेटर और उसके बाद अब आ रहे हैं एक्यूमुलेटर एंड काउंटर्स। तो हम पहले बात कर रहे थे काउंटर्स क्या होते हैं। तो काउंटर्स वो वेरिएबल होते हैं जो रोटेशंस या नंबर ऑफ टाइम्स अ इवेंट विल रिपीट, कि एक इवेंट कितने टाइम रिपीट होता है उसे काउंट जो वेरिएबल करता है उसे क्या बोलते हैं, काउंटर वेरिएबल बोलते हैं। देखिए जैसे इसमें लिखा हुआ है काउंटिंग द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ टोल बूथ इन गिवन स्पान ऑफ टाइम। तो एक कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम में उस टोल प्लाजा को कितनी कार पास करती हैं, इसे गिनने की प्रोसेस, जिस वेरिएबल में हम इसकी काउंटिंग स्टोर करेंगे उसे आप क्या बोलेंगे, काउंटर। देखिए यहाँ पे आपको दिखा भी रखा है एग्जांपल, कार्स इक्वल्स टू कार्स प्लस 1। तो दैट इज़ अ काउंटर वेरिएबल विच काउंट द नंबर ऑफ कार्स विच आर पासिंग थ्रू द टोल प्लाजा। आफ्टर दैट एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर क्या होता है, सपोज इफ़ यू वांट टू सम अ सीरीज़, अगर आप किसी सीरीज़ का सम करना चाहते हैं, लाइक यू वांट टू ऐड 1 to 10, तो 1 to 10 आप क्या करेंगे, आप लोग एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 +। तो दिस द वेरिएबल विच स्टोरिंग द सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 इज़ कॉल्ड एक्यूमुलेटर। तो इट इज़ सिमिलर टू द काउंटर variable. It is initialized to 0 and incremented in each repetition with different values. तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट वैल्यूज़ प्लस होती जाती हैं या मल्टीप्लाई होती जाती हैं। देखिए जैसे इस लूप में आपको समझा रखा है, एक उसने लूप लगाया जहाँ i की वैल्यू 1 है और i के जो कंडीशन है वो <= 30 एंड i = i + 1। तो एक अमाउंट इनपुट करवाया है और सम नाम के वेरिएबल में उस अमाउंट को उसने प्लस करा दिया। तो इसकी प्रोसेस क्या है, 30 बार 1 से लेके 30, तो 30 टाइम्स वो आपसे इनपुट कराएगा अमाउंट को और एक सम नाम के वेरिएबल में उसे प्लस कर देगा। दैट सम कलेक्ट द एडिशन ऑफ अमाउंट एंड दैट सम इज कॉल्ड एक्यूमुलेटर। अब बात करते हैं प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। आपने बॉड मास बचपन में पढ़ा होगा 4/5 में, जब आप कुछ कैलकुलेशन करते थे प्लस माइनस। तो हर ऑपरेटर की अपनी प्रायोरिटी होती है और वही प्रायोरिटी, ऑपरेशन की प्रायोरिटी क्या कहलाती है, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। तो इसमें आपको प्रेसिडेंस टेबल में दिखा रखा है, पोस्ट फिक्स है, प्लस प्लस माइनस माइनस आपने पढ़े थे। फिर उसके बाद यूनरी रखते हैं हायर प्रायोरिटी, उसके बाद मल्टीप्लाई जो आपके ऑपरेटर होते हैं, लाइक आपका डिवीज़न ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई ऑपरेटर है, मॉडुलस है, फिर एडिटिव है, प्लस माइनस, रिलेशनल है। फिर उसके बाद आते हैं, तो ये टॉप टू डाउन मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, ऊपर वाले की, पोस्टफिक्स की, फिर यूनरी, फिर ये और सबसे लास्ट में कौन आ गए, टर्नरी और असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जब किसी एक्सप्रेशन में ये किन में से जब कोई ऑपरेटर फाइंड आउट होता है तो वो ऑपरेटर इन प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। अब बात करते हैं द न्यू कीवर्ड एंड डॉट ऑपरेटर की। तो देखिए डॉट ऑपरेटर क्या करता है, डॉट ऑपरेटर को आप बोलते हैं एक्सेस ऑपरेटर और इसका काम होता है ऑब्जेक्ट में से मेंबर्स को एक्सेस करना। याद रखिए डॉट ऑपरेटर का जो काम होता है वो होता है ऑब्जेक्ट में से मेंबर्स को एक्सेस करना। तो वेरिएबल्स एंड मेथड्स विच बिलोंग्स टू क्लास आर फॉर्मली कॉल्ड मेंबर, वेरिएबल एंड मेंबर मेथड। और व्हेन यू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट फॉर द क्लास एंड through the object, when you need to call these variable and method, then you need to use a dot operator. Remember that example आपको सेट किया गया है, मान लीजिए कोई सर्किल क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया गया है C1। तो C1 सर्किल क्लास का ऑब्जेक्ट है, न्यू का मतलब मैं अभी आपको बताता हूँ, एंड देन प्रिंट C1 डॉट गेट एरिया। तो इसका मतलब है कि C1 ऑब्जेक्ट का जो फंक्शन है गेट एरिया उसे क्या करें, प्रिंट करें। आफ्टर दैट हम लोग बात करते हैं न्यू ऑपरेटर की। न्यू क्या होता है बेटा, देखिए जब भी आप कोई क्लास बनाते हैं, व्हेन एवर यू वांट टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट फॉर दिस क्लास, तो ऑब्जेक्ट को फिज़िकली एलोकेट करने के लिए आपको मेमोरी ऑक्यूपाइड करानी होती है। तो न्यू कीवर्ड वही काम करता है, मेमोरी ऑक्यूपाइड कराता है। डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल ऑफ एन ऑब्जेक्ट टाइप डज नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट
द कीवर्ड न्यू मस्ट बी यूज। तो वो जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो किसकी वजह से होगा, न्यू की वजह से, क्योंकि न्यू क्या करेगा, न्यू ऑपरेटर एलोकेट मेमोरी डायनेमिकली फॉर एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेट करेगा। इसको बनाने का तरीका है क्लास नेम, फिर आता है ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू और फिर क्लास नेम पैरेंथेसिस साइन एंड सेमीकोलन। तो ये जो न्यू ऑपरेटर है ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का काम होता है। एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, जैसे रेक्टेंगल, obj equals to new rectangle. The rectangle is a class, obj is an object, and new is a keyword which is used for memory allocation, जो इस object के लिए memory allocate कराएगा, and rectangle is a class name again and parenthesis sign semicolon. तो अब हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग। और फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग आप देख सकते हैं, आपने 8th क्लास में भी किया है। जैसे आप जानते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का क्या मतलब होता है, दिस इज़ द कमांड टू प्रिंट द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। और इसे इस तरीके से यूज़ करते हैं। सपोज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन आपने बनाया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो दिस इज़ माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम। तो दिस इज़ अ मैसेज विच कैन बी प्रिंट ऑन अ स्क्रीन। ओके, तो देखिए आउटपुट आ रखा है। आफ्टर दैट क्लास डिक्लेरेशन, क्लास डिक्लेरेशन जो होती है वो किसके थ्रू होती है, क्लास कीवर्ड के थ्रू होती है। देखिए द कीवर्ड क्लास इज रिजर्व वर्ड और दिस कीवर्ड इज़ यूज टू डिक्लेयर अ क्लास लाइक दैट पब्लिक क्लास फर्स्ट प्रोग्राम। तो जो फर्स्ट प्रोग्राम वो कैसा है, क्लास के थ्रू डिक्लेयर हुआ, दैट इज़ अ क्लास नेम, दैट इज़ क्लास कीवर्ड। तो इसी क्लास कीवर्ड के थ्रू आप क्लास डिक्लेयर करते हैं। मेन मेथड आप जानते हैं, मेन मेथड होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हाँ आपने पढ़ा है। तो जितनी भी स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस हैं, जितनी भी स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है उनकी एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होती है, मेन मेथड से। इट मीन्स स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस में मेन मेथड का होना कंपलसरी है, नेसेसरी है। अ क्लास दैट डज नॉट कंटेन मेन मेथड इज़ नॉट एन एग्जीक्यूटेबल क्लास। और जिसके अंदर मेन मेथड नहीं है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी क्लास। आफ्टर दैट कुछ आप इंस्टेंस फंक्शन ही बना सकते हैं, लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये आपको अभी समझने के लिए अभी आपको इंस्टेंस प्रोग्रामिंग समझनी पड़ेगी। हम लोग बात करते हैं मेथड के बारे में। तो जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है वो आपको समझा रखा है कि एक फ़ंक्शन होता क्या है। अ मेथड इज़ अ फंक्शन, प्रोसीजर और अ सब रूटीन। जो मेथड है वो एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है दैट कैन यूज टू परफॉर्म एन टास्क। द मेथड ग्रुप्स अ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स स्टेटमेंट इनटू अ सिंगल यूनिट। और जो मेथड होता है वो आपके स्टेटमेंट को एक ग्रुप में कंबाइन करता है। ऑल नेम्स आर फॉलोड बाय अ पेयर ऑफ पैरेंथेसिस। और जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सब पैरेंथेसिस के थ्रू एंड होते हैं। अगर पैरेंथेसिस नहीं लगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। इसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर आप में जब करते हैं तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं। तो पब्लिक क्या है, पब्लिक एक एक्सेस स्पेसिफायर है। इसका मतलब ये होता है कि वॉट एवर द मेन फंक्शन यू हैव डिफाइंड इट इज़ पब्लिकली एक्सेसिबल। कोई भी उसे दूसरी क्लास क्या कर सकती है, एक्सेस कर सकती है। वॉइड क्या है, वॉइड रिटर्न टाइप होता है फंक्शन का। वॉइड का मतलब होता है फंक्शन इज़ अ नॉन रिटर्निंग फंक्शन, इट मीन्स इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। स्ट्रिंग ARGS, स्ट्रिंग ARGS किस काम आता है, अगर आपको कोई कमांड लाइन इनपुट देना हो तो कमांड लाइन इनपुट के लिए आप स्ट्रिंग ARGS का यूज़ करते हैं। हालांकि अभी इसका यूज़ आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, 10th क्लास में टॉपिक और इंट्रोड्यूस होगा। और बॉडी ऑफ मेथड से क्या मतलब है, बॉडी ऑफ मेथड है नंबर ऑफ स्टेटमेंट दैट यू हैव पुट इन अ मेन फंक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। समझ में आ रही है बात। तो एक सिंपल प्रोग्राम बनाया गया है, क्लास के थ्रू एक डिस्प्ले नाम की क्लास बनाई गई है, क्लास डिस्प्ले। आफ्टर दैट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन बना हुआ है। इधर स्ट्रिंग ARGS जरूर डालेंगे। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मैसेज प्रिंट कराए हैं, गुड मॉर्निंग, फिर सिस्टम डॉट हाउ आर यू, फिर गुड इवनिंग, फिर हैव अ नाइस डे, एंड आफ्टर दैट क्लोज द फंक्शन एंड क्लोज द क्लास, एंड दैट इज़ द आउटपुट ऑफ द कोड। बिकॉज यहाँ पे LN नहीं लगा हुआ, इस वजह से गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू और गुड इवनिंग तीनों एक ही लाइन में प्रिंट हुए हैं। और गुड इवनिंग के बाद LN लाइन ब्रेक हुआ गुड इवनिंग के बाद, और फिर हैव अ नाइस डे प्रिंट हुआ, फिर लाइन ब्रेक होगा। ठीक है, तो दैट इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर नाउ, एंड वी हैव डन all the important topics in this chapter. So thank you being with us, and we will meet you in a next video. Till then, stay safe and stay at home.
ये आपके कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं असाइनमेंट, इन्हें आप कर लेंगे। आपको पता है व्हाट इज़ एन ऑपरेटर, मैंने पहले आपको पहली वीडियो में बताया। मैंने आपको ऑपरेंड भी बताया एग्जांपल के साथ। एक्सप्रेशन, जो आप ऑपरेंड और ऑपरेटर को मिला के बनाते हैं वो क्या कहलाता है? एक्सप्रेशन कहलाता है। हमने यूनरी और बाइनरी में भी डिफरेंस किए, सिंगल ऑपरेंड, डबल ऑपरेंड। हमने टर्नरी ऑपरेटर भी, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, आप इसे सही कर लेंगे, इधर कोलन भी आएगा, है ना। एंड उसके बाद तीनों में यूनरी, बाइनरी, टर्नरी में डिफरेंसेस हमें पता है। ये ऑपरेशंस आप घर पे ट्राई करेंगे। एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेटर इन जावा, तो अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, तो ये सब ऑपरेटर आप बताएंगे। आफ्टर दैट बॉड मास भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट असाइनमेंट ऑपरेटर डज द असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज़, तो असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने आपको बताया था कि इक्वलिटी जो होता है वो डबल इक्वल टू साइन होता है, और असाइनमेंट जो होता है वो सिंगल इक्वल टू। और असाइनमेंट का काम होता है कि इट असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, ठीक है। हाउ मेनी ऑपरेंड डज अ बाइनरी ऑपरेटर रिक्वायर, तो हमें पता है 2 ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है। और इसके बाद हमने ये पढ़ना है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय काउंटर एंड एक्यूमुलेटर, तो ये भी हमने अभी पढ़े हैं। लॉजिकल ऑपरेटर एंड ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएटेड होता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है न्यू ऑपरेटर के थ्रू, न्यू कीवर्ड के थ्रू, अभी हमने पढ़ा था। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग अपना अब थोड़ा आप लोग रिवाइज़ करेंगे, वीडियो देखेंगे, रिवाइज़ करेंगे, और जो भी आप समझे हैं उसे अपने कॉपी पे अप्लाई करेंगे और सीखेंगे, ठीक है। गुड डे, थैंक यू।